दोस्तों, सोशियोलॉजी के टॉपर्स के मुंह से तो आपने बहुत बार सुना होगा कि उन्होंने स्लीपी के रिसोर्सेज यूज किए। तो लेकिन ऐसे भी कुछ टॉपर्स हैं जो सोशो ऑप्शनल से नहीं है। वो क्यों स्लीपी का नाम लेते हैं? दोस्तों, हम स्लीपी क्लासेस में जीएस एक्सटेंसिवली कवर करते हैं। ना सिर्फ यूट्यूब में डेली 4 वीडियोस आते हैं दोस्तों वहां पर, बल्कि हमारे पेड मॉड्यूल्स हैं। आज भी भारत के मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव पेड मॉड्यूल्स सिस्टमैटिकली कवरेज करते हैं पूरे जो जीएस को, एंड मेंटरिंग भी अब तो शामिल है। दोस्तों, मैं आपको इनवाइट करता हूं इस पूरी जर्नी में जो कि भारत के ग्रास रूट से क्रिएट कर रही है अब टॉपर्स। नमस्कार, दिस इज सिद्धार्थ शुक्ला। आई एम रैंक 18 इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022। मैं नेटिव हूँ आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का। मेरा जन्म वहाँ के अतरौलिया ब्लॉक में हुआ था, लेकिन माई स्कूलिंग एंड ग्रेजुएशन हैज़ बिन इन दिल्ली। मैं दिल्ली में नरेला एक जगह है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में, वहाँ का निवासी हूँ। सो बेसिकली थ्रू दिस वीडियो एंड दिस प्लेटफॉर्म आई वांट टू शेयर माय स्ट्रेटजी ऑफ इथिक्स। तो इथिक्स में मैं अपनी स्ट्रेटजी आपको इसलिए स्पेसिफिकली बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इथिक्स में मेरा स्कोर काफ़ी सही रहा है। मैं पहले अटैम्प्ट में भी 110 से ऊपर मार्क्स थे, दूसरे में 109 थे, तीसरे में 110 थे, एंड इन दिस अटैम्प्ट आई गॉट अराउंड 125 इन इथिक्स। तो आई थिंक आई कैन शेयर समथिंग विद यू विद अपकमिंग एस्पिरेंट दैट वुड बी यूजफुल फॉर देम। मेरी इथिक्स की पर्टिकुलर स्ट्रेटजी थोड़ी डिफरेंस रही, और जो कि एक तरह से मैं कंट्रोवर्शियल सजेशन आपको देने वाला हूँ। मैं इसको एडवाइस भी नहीं कहूँगा, केवल सजेशन रखूँगा कि आई यूज टू अटेम्प्टेड द 10 मार्कर्स में पहले अटैम्प्ट करता था, केस स्टडी बाद में अटैम्प्ट करता था। इसका लॉजिक मेरे पास यही मिला मेरे को कि 10 मार्कर्स भी 130 मार्क्स के हैं, केस स्टडी 120 मार्क्स की है। मैंने देखा है कि कुछ लोग 1 घंटे में 70 मिनट में 10 मार्कर सारे अटैम्प्ट कर देते हैं और 110 मिनट में केस स्टडी अटैम्प्ट करते हैं। तो आई फाइंड कि मुझे इसके पीछे लॉजिक नहीं नज़र आता कि आप क्यों 120 मार्क्स को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं और 130 मार्क्स को कम टाइम दे रहे हैं। तो दैट्स समथिंग अबाउट इट। और दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि केस स्टडीज़ में अगर आप, जैसे कि मेरी स्ट्रेटजी क्या रहती है कि इथिक्स का पेपर मेरे आगे आया तो 2-3 मिनट पहले आपको मिल जाता है, तो मैं पहले 8 मिनट केवल पेपर को पढ़ता था, रीड करता था। मैंने सारे 10 मार्कर्स रीड किए, सारी केस स्टडी रीड करी, रीड करते करते इंपॉर्टेंट चीज़ को थोड़ा अंडरलाइन किया। इसको रीड कर लेने से क्या होता है, जब आप सारे क्वेश्चंस को और केस स्टडीज़ को रीड कर लोगे तो आपके सब कॉन्शियस में वो क्वेश्चन पहुंच गए। तो जब आप 10 मार्कर्स लिख रहे हो तो केस स्टडी में भी आपका दिमाग थोड़े बहुत सोल्यूशन तो वो सब कॉन्शियसली सोचेगा ही सोचेगा कि हाँ इस केस स्टडी में ये रहेगा, इस केस स्टडी में ये रहेगा। तो जब आप 10 मार्कर्स लिख के आप जब केस स्टडीज़ पे पहुंचोगे तो थोड़ा बहुत आप उसके बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। ऐसा नहीं रहेगा कि आपने केस स्टडी पढ़ी और लिखते ही उसको सॉल्व करना शुरू कर दिया, नहीं, थोड़ा बहुत आपको हो जाएगा कि हाँ इस केस स्टडी में ये हो सकता था, या ये हो सकता था, ये हो सकता था। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि पहले आप थोड़ा टाइम दीजिए क्वेश्चन पेपर को। आपको इथिक्स का क्वेश्चन पेपर रीड करना है, पूरा रीड करना है कि हाँ ये क्वेश्चन है इसमें। दूसरा मेरा सजेशन रहेगा कि आप टाइम को इक्विटेबली डिवाइड करिए। मैंने कैसे डिवाइड किया था कि आई गेव 85 मिनट्स टू द 10 मार्कर्स। थोड़ा टाइम मैंने ज़्यादा दिया केस स्टडीज़ को क्योंकि वो थोड़ी लेंथी हो जाती है, लेकिन आपको इक्विटेबल रहना है। आपको एक अनबैलेंस क्रिएट नहीं करना कि 70 मिनट आपने 13 मार्कर्स 10 मार्कर्स को दिए 13 और केस स्टडीज़ को आपने 110 दे दिए। नहीं, 85 95 80 100 भी नहीं, 85 95 मेरे को लगता था कि मोस्ट इक्विटेबल है। तो मैं क्या करता था, स्टार्टिंग के 85 मिनट में सारे 10 मार्कर्स अच्छे से कंप्लीट कर लिया ताकि लास्ट में केस स्टडीज है उनके लिए टाइम ज़्यादा रहे। तो ये मेरा सजेशन रहेगा कि 10 मार्कर्स और केस स्टडी के बीच में टाइम को इक्विटेबली डिवाइड कर दीजिए। तीसरा, 10 मार्कर्स को अच्छे से सॉल्व करना है। इस बार जो मेरा अटेम्प्ट था, इस बार जो पेपर था, उसमें काफ़ी लोगों के मैंने देखा कि इथिक्स में स्कोर अच्छा नहीं रहा है। अच्छा इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि इसलिए अच्छा नहीं रहा है कि इस बार जो 10 मार्कर्स थे उनमें भी आपको दिमाग थोड़ा अप्लाई करना था। 6 लाइन के 10 मार्कर्स आए थे, और अगर आपने केस स्टडी को बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया था स्टार्टिंग में तो 10 मार्कर्स को आप उतना अच्छे से नहीं सॉल्व कर पाए होंगे अब की बार, क्योंकि वो थे, उनको समझने में टाइम लग रहा था और उनका आंसर देने में टाइम लग रहा था। तो 10 मार्कर्स को अच्छे से समझ के, जैसे आप GS 1 2 या 3 के 10 मार्कर्स को सॉल्व करते हैं, उनका अच्छे से आंसर लिखते हैं, वैसे ही 10 मार्कर्स को भी यहाँ पे करना है। दूसरी चीज़, तीसरा सजेशन ये रहेगा, पहला सजेशन ये था मेरा कि आप 10 मार्कर्स को पहले करिए, केस स्टडीज़ को बाद में। दूसरा सजेशन ये था मेरा कि आप 10 मार्कर्स को एकदम अच्छे से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए और टाइम को इक्विटेबली डिवाइड करिए 10 मार्कर्स और केस स्टडीज़ में। तीसरा सजेशन ये रहेगा मेरा कि आप मैक्सिमम पेज लिखने की कोशिश मत करिए कि हाँ केस स्टडी में मेरे को इतना पेज मिल गया तो मुझे पूरा भर ही देना है, या केस स्टडी में अगर 6 पेज मिल गए तो मैं 6 पेज के भी आंसर लिख दूंगा। आप अपने आंसर्स को टू द पॉइंट रखिए। केस स्टडी में भी जहाँ आपको लगता है कि हाँ यहाँ तक मैंने सारे पॉइंट्स दे दिए जो मुझे देने थे, आप बढ़ के दूसरी तरफ जाइए। तो इथिक्स के पेपर में आपको पेज बहुत ज़्यादा मिल जाएँ तो ये कोशिश नहीं करनी कि मुझे 1 से लेके T तक पूरा ख़त्म ही कर देना है। और एक और चौथा सजेशन मेरा ये रहेगा स्पेसिफिकली फॉर द केस स्टडीज़ कि
केस स्टडी में आप वो जो केस स्टडी में जो फैक्ट्स वगैरह दिए हुए हैं उनको भी थोड़ा बहुत उसमें बीच बीच में इम्प्लॉय करते रहिए कि हाँ यहाँ पे ये कर सकते थे, यहाँ पे ये कर सकते थे, जब इनके ये सिचुएशन थी तो वो कर सकते थे। तो इससे क्या होगा कि जो आपके अलग अलग केस स्टडीज़ हैं उनमें थोड़ी सी वेरिएशन जो कभी कभार क्या लगता है एक केस स्टडी आप लिख रहे हो दूसरी लिख रहे हो, तो कभी कभार आपको लगेगा कि मैं एक ही केस स्टडी दोबारा लिख रहा हूँ कि हाँ मुझे पब्लिक इंटरेस्ट को प्राइवेट इंटरेस्ट के ऊपर रखना है। इसका आंसर भी सिमिलरली वही था और इसका आंसर भी सिमिलरली वही था। तो जब आप अंदर से फैक्ट्स वगैरह आप ला के यहाँ रख दोगे तो थोड़ा आंसर में डिफरेंस आ जाएगा, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा इथिक्स के लिए मेरा पर्टिकुलर सजेशन ये है कि थिंकर्स के नाम आपको देने होते हैं, फिलोसफर्स के नाम आपको देने होते हैं, जो कि आपके आंसर को एक तरह से एम्बेलिश करते हैं, वो आपके आंसर को एक थोड़ी ब्यूटी देते हैं। लेकिन आपको इस काम को ओवर भी नहीं करना है कि आपका आंसर जो है वो थिंकरों के इर्द गिर्द घूम रहा है, जो क्वेश्चन का आंसर था वो आप भूल ही गए। मतलब रेलेवेंस इज द मेन थिंग। आपका आंसर रेलेवेंट है तो आपको नंबर मिलेंगे, चाहे आप एक भी थिंकर के नाम ना लिखें। और आपका आंसर अगर इररेलेवेंट है तो आप दुनिया भर के थिंकरों को कोट कर दीजिए, आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो आपको अपने आंसर में बेसिकली रेलेवेंस देखनी है, और वहाँ किसी कोई रेलेवेंट है कि हाँ इस फिलोसफर ने या इस थिंकर ने ये कहा था, वहाँ आप उसको ऐड करिए तो वो एक तरह से बेहतरीन आंसर लगेगा। लेकिन आप थिंकर्स को ओवरडू कर रहे हैं या अंडरडू कर रहे हैं, वो प्रॉब्लमेटिक है। तो बी रेलेवेंट, और तब फिलोसफर्स या थिंकर्स के नाम को आप यूज़ करिए। ये तो 10 मार्क्स और केस स्टडीज़ के लिए स्पेसिफिकली हो गया। इथिक्स के लिए एक और सजेशन मेरा ये है कि जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि 5 मिनट पढ़िए, तो टाइम मैनेजमेंट इथिक्स में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कई लोगों की आधी की आधी केस स्टडीज़ रह जाती है। अब 20 मार्क्स की केस स्टडी आधी रह गई या एक भी रह गई तो वो बहुत मतलब आपके रैंक आने में, आपके कलेक्शन में के बीच का भी डिफरेंस हो सकता है। तो इथिक्स के लिए आप प्रैक्टिस अपनी रखिए। इथिक्स के लिए ये प्रैक्टिस रखिए कि आप इस चीज़ को कभी मत भूलना कि इथिक्स चौथा पेपर है। पहले आप GS 1 दोगे, 2 दोगे, 3 दोगे, फिर उसको दोगे, तो आप उसको थक के दोगे। आप GS 1 2 दे चुके, एक दिन आप 6 घंटा लिखा आपने थोड़ा भी रेस्ट किया, दोबारा गए, फिर आपने 3 घंटा लिखा, अब आपको इथिक्स का पेपर देना है। तो क्या होता है कि जिसको ये प्रैक्टिस नहीं होती तो उसके लिए इथिक्स थोड़ा टफ हो जाता है। तो मैं एक सजेशन दूंगा अपकमिंग एस्पिरेंट्स को कि पेपर लिखने से पहले 1 या 2 बार आप ये काम कर लीजिए कि आप 2 दिन में 4 पेपर देने की प्रैक्टिस कर लीजिए, और वो भी उसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में 1 2 3 4। तो आप 2 बार अगर ऐसा करके जाएंगे इथिक्स का पेपर देने, तो वो जो एनर्वेट हो जाता है बंदा कि एकदम ये एनर्जी वो खत्म होगी, तो आखिरी के स्टडी में एकदम धीरे धीरे चल रहा है, वो नहीं रहेगा। तो आप एक बार ये 2 बार आपको करना मेरे लिए अच्छा रहेगा कि आप 2 बार 4 पेपर लिख रहे हैं, मतलब 2 दिन में। और लास्ट चीज़ इथिक्स के बारे में ये है कि इथिक्स के नोट्स वगैरह में ये देखते हैं कि लोग इथिक्स को टाइम बहुत कम देते हैं उसके नोट्स बनाने में या उसको रिवाइज करने में। इथिक्स का सिलेबस लगता है कि बहुत छोटा सिलेबस है भी बहुत छोटा। उसको आपको ओवरडू नहीं करना कि आपको 2-3 रजिस्टर के इथिक्स के आप नोट्स बना रहे हैं, लेकिन इथिक्स का सिलेबस जितना भी है, लॉ, कॉन्शियसनेस, गाइडिंग फोर्स इन टेकिंग डिसीजन, जितना भी सिलेबस है उसके आपके सिलेबस वाइज नोट्स होने चाहिए। और वो सिलेबस वाइज नोट्स आपके ऐसे रिवाइज होने चाहिए क्या कोई क्वेश्चन आया कि सिविल सर्विस सर्वेंट्स की क्या क्वालिटीज़ हैं, तो आपका पूरा रट्टा एकदम क्लियर कि ये क्वालिटीज़ मेरी हैं, कि आप उसको में टाइम ही नहीं लग रहा आपको। कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ वो है, उसमें आपको टाइम ही नहीं लगना चाहिए कि मुझे क्या लिखना है। आपने जो आपके दिमाग में एक तरह से फीड है कि ये लिखना है, स्पीड में इसको लिखा, स्पीड में ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे जो सॉल्वेबल हैं। तो जो केस स्टडीज़ हैं, जो थोड़े टफ क्वेश्चन हैं, उनको आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। तो यही 5 मेरे सजेशंस रहेंगे, जिनमें से एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, तो उस पर आप अपना दिमाग पूरा अच्छे से अप्लाई करना कि आपको 10 मार्कर्स पहले करने की 20 मार्कर्स पहले कर रहे हैं। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप 10 मार्कर्स पहले करिए। अगर नहीं भी करते हैं तो 10 मार्कर्स और केस स्टडी के बीच में टाइम को इक्विटेबली डिवाइड करना है। तो थैंक यू फॉर द DKT कम्युनिटी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर दिस स्ट्रेटजी विद यू। किसी के लिए भी हेल्पफुल रहता है तो रिगार्ड्स।